हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ घंटे पहले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अपलोड किया है, ठीक है। आप लोग का जो नीट 2020 का पेपर हुआ है, पेपर तो काफ़ी इजी था, बट हम लोग अपने पोर्शन की बात करते हैं फिजिक्स वाले की। मैंने जो 10 डेज रिवीजन जो भी हमने शुरू किया था, ठीक है, 10 डेज रिवीजन सीरीज के नाम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उसमें आप फिजिक्स के पोर्शन की मैं बात अगर करूँ तो उसमें से एज इट इज़, ठीक है, या तो फॉर्मूला या तो क्वेश्चन, या मैंने जहाँ पे भी नोटिफाई किया था एक एवरेज बच्चे के लिए, मैंने बोला था 10 डेज रिवीजन मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो किसके लिए था, वो मैक्सिमम तो था एवरेज के लिए, ठीक है, जिनकी फिजिक्स काफ़ी वीक है उनके लिए था, ठीक है। और ये ऐसा था कि आप लोग को अगर फिजिक्स लास्ट मंथ में भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट 2 मंथ में भी नहीं पढ़ा है, तो आप कम से कम 10 डेज में आप इन फॉर्मूलों को देख के जाइए, तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने कहा था कि बनना है, ठीक है, हो सकता है, चांसेस है, और एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ठीक है। 30 क्वेश्चन में आप लोग को अभी प्रूफ करने के दिखाने वाला हूँ कि जहाँ से ही मैंने पढ़ाया था या जहाँ पे मैंने कलरफुल पेन का यूज़ किया था, मैंने कहा था अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये फॉर्मूला एक याद करिए। मैंने हर जगह बताया था रेशियो कहाँ पूछेगा, कहाँ से न्यूमेरिकल बना सकता है, एज इट इज़ आए, ठीक है, उसी फॉर्मूले पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं कि हमारे यहाँ से 30 क्वेश्चन आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो एसएचएम का दे रखा था, ठीक है, ऑसिलेशन का, ये सोनोमीटर वायर एक तरह से गिटार का क्वेश्चन था, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस नहीं किया गया है कि क्वेश्चन में हमारे कोई भी चेंजेस किया गया हो, ठीक है। बस यहाँ पे देखना है आप लोग को, यहाँ पे भी हमारा टेंशन क्या इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी टेंशन क्या कर रहा था, इंक्रीज ही कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, एक फ़र्क है बस, यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। कंडीशन मैंने दोनों बता के रखी थी वैसे, बट यहाँ पे हमारा ये आता है कि मैंने कंडीशन दोनों तो बताई थी और मैंने दोनों का दोनों प्रूफ किया था यहाँ पे, लेकिन मैंने क्वेश्चन ये एक ही करवाया था क्योंकि हमें रिवीजन करना था, तो मैंने 8-10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे एसएचएम में, और ये एक क्वेश्चन जो है इसमें से मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम सब। अगला देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैंने 3 फार्मूले मैंने कहा था जब मैंने शुरू किया था इलेक्ट्रिसिटी, या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले उसमें मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है, इलेक्ट्रो चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें मैंने ड्रिफ्ट जब भी शुरू किया था मैंने सबसे पहले यही कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने कहा था ये वाला जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले पे बनेगा, ये रेशियो पे बनेगा, और ये बनेगा आपका न्यूमेरिकल पे, और इसी पे न्यूमेरिकल उठ के आ भी गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पे एज इट इज न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस होते हैं कवर। इसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पे ये ग्रेविटी का क्वेश्चन, ठीक है, ये हाइट पे जाने पे पूछा है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए मैंने ये जो बॉक्स रखा है ना मैंने कलरफुल में, मैंने इसीलिए नोटिफाई किया था आप लोग को, ये जो मैंने बॉक्स कलरफुल वाला बना के रखा था उस टाइम, ये मैंने इसीलिए नोटिफाई किया था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इतना तो देख के जाइए एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन एज इट इज बन के आया है कि यहाँ पे हाइट पे हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है, फोर्स मतलब क्या बताना है हमें, जी बताना है, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ग्रेविटेशन, हमें ग्रेविटेशन निकालना था और मैंने यहीं पे फोकस किया था, हाइट पे किया था, डेप्थ पे किया था और रोटेशन पे किया था, और हाइट वाला यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अब ये वाला देखिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन S3, ये हमारा किसका S3 पेपर का है, ठीक है, S3 कोड का, ये जितने भी क्वेश्चन है सबके हैं किसके हैं, S3 कोड पेपर के। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपल हमारा क्या है 1D मोशन का है, यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जितना भी हमारा जो भी ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, कार वाले मोशन होते हैं ऐसे सब, उनको हमें कंपेयर होता है, बट एस की जगह क्या करना है, एच होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से वैसे सब लोगों ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही किया होगा, बट ये भी हमारे सीधा सीधा मैंने बॉक्स में इसीलिए कर रखा था ये सबको, यहाँ पे बॉक्स में इसीलिए क्योंकि चांसेस इनके थे आने के, ठीक है, लग रहा था कि अगर पेपर सिंपल बनेगा तो या तो एनएथ वाला बनाएगा या तो ये वाला, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में कर रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया है वो डाइपोल से आया है। डाइपोल का मैंने कहा था आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप सीधा फॉर्मूला रट के जाइए, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक वाले का बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाइपोल का, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि यही था कि हमें रिवीजन करना था, ठीक है, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना नहीं पूरा चैप्टर, तो हमने उन टॉपिक को पहले कवर करने की कोशिश की जहाँ से चांसेस है, और एक्चुअल में क्या हुआ, डाइपोल से ही क्वेश्चन बना दिया, और ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था KP cos थीटा बाय
आर स्क्वायर। ये मैंने फिगर भी बना के, और वहाँ पे जब आप लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया, ठीक है। और मैंने भी जो एंगल लिया था वो मैंने भी 60 डिग्री ले रखा था एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी इसने 60 डिग्री दे रखा है, तो ये पता नहीं कैसे मतलब 60 डिग्री एज इट इज मैच किया, ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, लेकिन एंगल मैंने सेम लिया था, 60 डिग्री ही लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे वीडियो में जाके देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आप जब लास्ट लेक्चर में जाएंगे, मैंने जो है यहाँ पे कंपेयर करके बताया था, ठीक है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड मैंने अच्छे से तो पढ़ाया था, बट मैंने थियरी केवल पढ़ाया था उसको, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनना है। मैंने डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था और एक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डोपिंग से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका मैक्सिमम मिनिमम डोपिंग अभी आगे मिलेगा। तो ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड से भी यहाँ से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये हमारा आता है, ये जब मैग्नेटिज्म मैंने शुरू किया था, वहाँ पे मैंने ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ाया था तीनों को, ठीक है। और तीनों में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आर्क की तो एक फॉर्मूला, बट अगर वायर का नहीं याद होता है तो आप खाली एंड वाला याद रखिए। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का टिक लगा है, और यहाँ पे मैंने कहा था सोलोनॉइड का भी, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का टिक लगा हुआ है कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप इस सोलोनॉइड का ये जो है ये फॉर्मूला इनफाइनाइट वाले का याद करके जाइए, क्योंकि फॉर्मूला मेनली ये दोनों पे बनाने वाला, और यही हुआ कि सोलेनॉइड पे इनफाइनाइट लेंथ का बना डाला, ठीक है। तो सोलेनॉइड वाला भी क्वेश्चन एज इट इज आया था, ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से है। तो ऐसा नहीं कि पेपर कोई बाहरी बनाया है, ठीक है। जो भी हमारे व्यूअर्स थे उनको काफ़ी फायदा मिला होगा इस चीज़ का। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब ये पूछा था, वैसे सिंपल क्वेश्चन था ये मोनोटॉमिक गैस का, बट ये भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा अगर टफ भी बना देता, फिर भी मैंने इसको कवर किया था। टफ मैंने कहा था दो जगह बनाएगा, या तो मॉलिक्यूल देगा या मोल देगा। तो इसने क्या बोला था यहाँ पे, मॉलिक्यूल मोल की बात नहीं, बट यहाँ पे क्या था, केबी की सबकी बात की रखी थी। अगर आर दे देता तो वो मॉलिक्यूल जरूर नोटिस करता, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता, बस उसने बनाया नहीं, ठीक है। एनटीए ने ये पेपर जो बनाया था, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा था केबी के फॉर्म में, बट अगर वो आर देता तब भी जो हमारे व्यूअर्स थे वो कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे उन लोग पढ़ लेते कि मोल दिया, तो मोल के लिए कौन सा आर यूज होता है। तो ये भी एज इट इज उठ के आया। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कहा था, मैंने इतना पढ़ाया ही था एनर्जी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मैंने वीआरएमएस पढ़ाया था और एनर्जी पढ़ाया था। इसके अलावा आप देख लीजिएगा वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। कहा था कि क्वेश्चन हो सकता है यहीं से चांसेस है बन जाए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने फॉर्मूला लिखाया था वहाँ पे, रिलैक्सेशन जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, बट वो तो फॉर्मूला रटा होता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे कंक्लूड नहीं किया है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ईएम वेव से आया था, और ईएम वेव में मैंने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाया था और बस ये 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे। और 4 फॉर्मूले जब आप देखेंगे वहाँ पे, जब आप ईएम वेव में जाएंगे, ठीक है, ईएम वेव मीन्स एसी और ईएम वेव, ठीक है, एसी और ईएम वेव करके है हमारा जो लेक्चर है, उसमें जब आप जाएंगे तो ईएम वेव में जस्ट मैंने 3 मिनट या 4 मिनट मुश्किल से बोला है, और मैंने उसमें यही चीज़ बोला था, मैक्सवेल इक्वेशन मैंने लिखा था। और ये जब लिख रहा था मैं, तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि एनर्जी क्या होती है, इक्वली डिवाइड होती है, मैंने वहाँ पे बोला है, ठीक है। और मैंने इसी वजह से क्या लिखा था यहाँ पे, एनर्जी इक्वल होती है, दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब एनर्जी इक्वल है तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी क्या होने वाली है, इक्वल ही होने वाली है। तो यहाँ से भी हमारा ईएम वेव का भी जस्ट मैच कर रहा है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो है, ठीक है, 33 क्वेश्चन जो एलसीआर सर्किट का है। अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे एसी का, तो मैंने कहा था अगर एलसीआर सर्किट करके आया, आप मैक्सिमम ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मैंने कहा था सीधा सीधा आप समझ जाइएगा रेजोनेंस का है, और ये भी क्वेश्चन वहीं का है, रेजोनेंस का ही है। पावर फैक्टर पूछा था, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है जब एल को रिमूव करते हैं एलसीआर, तो एल को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, केवल आरसी। तो आरसी में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फाई कहाँ बन रहा है, एंगल नीचे। और अगली बार क्या होता है, सी को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, आर एल बनेगा, और ये क्या होता है, फाई ऊपर होता है। फिर कहता है, अब ये अलग अलग कंडीशन ये दो दे दिया, ठीक है, लेकिन है क्या हमारा एलसीआर, मीन दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करेंगे, फाइव फाइव क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बनने वाला क्या है यहाँ पे, पावर फैक्टर क्या आ रहा है, 5 मीन्स कितना हो जाएगा, नेट 5 0 डिग्री, ठीक है। तो cos फाइव कितना, और वैसे ही मैंने कहा था रेजोनेंस आएगा, तो रेजोनेंस में क्या होना है आपका, फाइव इक्वल टू 0 डिग्री हो जाना है। तो मैंने एलसीआर में, आप जब पढ़ेंगे एलसीआर, वो एलसीआर तो मैंने 1 मिनट का पढ़ाया है, ठीक है। एलसीआर सर्किट मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिया ही नहीं। एसी मैंने मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैंने एसी खत्म किया था, और एलसी में मैंने क्वालिटी फैक्टर और एलसीआर का रेजोनेंस, मैंने 2 चीज़ बताई थी। और रेजोनेंस में मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है एसी में, तो आप सीधा सीधा रेजोनेंस कंडीशन मार के आ जाइएगा, ठीक है। कुछ भी आप क्वेश्चन ही मत पढ़िएगा, बस आप एलसीआर सर्किट देखें
आप मैंने वो चीज़ वहाँ पे बोल रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस का ही आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैग्नेटिज्म पे आया है, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाले में जाएंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म में, ठीक है। हमारा जो वहाँ पे लेक्चर है, हमारा ऐसे कुछ लेक्चर है करके मैग्नेटिज्म, ठीक है, और पार्टिकल ऐसा कुछ है, ठीक है, मैग्नेटिज्म करके हमारा लेक्चर। तो मैग्नेटिज्म वाले में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, मैंने जब पहले तो मैंने ये था कि सबका रिलेटिबल बता दिया था, ठीक है। पैरा का ऐसे मैंने ग्राफ सॉरी टेबल बनाया, पैरा का, फेरो का, डायो का, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे EM टेम्परेचर सबका कंपैरिजन किया है, उसमें मैंने कहा था ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैंने वो चीज़ तो वहाँ बताई थी। बट उसके बाद में जब मैंने कंक्लूजन निकाला था, मैंने कहा था अगर आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में नहीं आ रहा है कुछ, ये जो मैंने डाया पैरा पार्टिकल में से आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा था आप ये 2 फॉर्मूला याद करके जाइए, ठीक है। और ये देखिए यही फॉर्मूले से ये रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ससेप्टिबिलिटी दे रखी थी, ये आपको परमिबिलिटी पूछी थी, बट आपको रिलेटिव नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में दे रखा था, आपको ये रिलेटिव निकाल के फिर आपको म्यू निकालना था। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इनटू म्यू नॉट। बट यहाँ तक आप जब भी पहुँच सकते हैं जब ये फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला तो मैंने हर जगह कराया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, यहीं से मैं शुरू ही करता था, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर रहे हैं हमारे, ठीक है। आप मैग्नेटिज्म में जाके देख सकते हैं वहाँ पे मैंने किस तरह से इसको पढ़ाया। लास्ट में मैंने सीधा एक ही लाइन बोली, आपको नहीं याद हो रहा है तो आप सीधा ये याद करिए, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा आपका हो जाएगा। चांसेस यहाँ से इस वजह से रहता है क्योंकि हम लोग ये, और यहाँ पे देखिए मैंने चांसेस इस वजह से बन जाता है क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो एग्जामिनर भी इस बार यही फोकस किया, जहाँ से आप फॉर्मूला नहीं याद करते वहाँ से, जैसे हम मोबिलिटी का फॉर्मूला जनरली नहीं याद करते, ठीक है, एग्जामिनर ने वहीं से क्वेश्चन बनाया। हम लोग ये फॉर्मूला याद नहीं करते, ये नहीं याद करते, यहीं से बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे जो जितना भी मैंने रिविजन करवाया था वहीं से सीधा सीधा मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन में मैंने 4 प्रोसेस बताए थे। चारों प्रोसेस का मैंने डिस्क्रिप्शन से तो बात किया था, बट हर एक प्रोसेस में मैंने कहा था वर्क डन याद करना है, ठीक है। और मैंने एडियाबेटिक में ये देखिए वर्क डन, और मैंने पाइजन, ये पाइजन वाले को देखो ब्लू टिक किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लू टिक कर रखा है, मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा या तो डेल्टा Q इक्वल टू 0 करके बनाएगा। और यहाँ पे यही देख सकते हैं, लिख भी रखा है मैंने, इंसुलेटेड वॉल मीन्स कहाँ गया ये एडियाबेटिक, ठीक है। तो एज इट इज़ मैंने जब भी मैंने प्रोसेस की बात की थी, प्रोसेस मैंने शायद 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट शायद मैंने लिया था, ठीक है, प्रोसेस के अंदर। और प्रोसेस मैंने चारों प्रोसेस डिस्कस किए थे, तो ये मैंने एकदम शॉर्ट में डिस्कस कर डाला था कि आपको खाली यही सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें मैंने कहा था वर्क डन, बट वर्क डन से नहीं बनाया, लेकिन ये पहले ही लाइन से बना दिया, ठीक है। एडियाबेटिक मतलब इंसुलेटेड, यहाँ पे हमने पढ़ा इंसुलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड यहाँ पे हमने पढ़ा था, आंसर हमने टिक कर दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन जो आया था हमारा प्रिज्म से आया था। रे ऑप्टिक्स में आप जाके देखेंगे प्रिज्म का, मैंने एक तो सिंपल प्रिज्म का ये वाला इक्वेशन मैंने कहा था इस पर फोकस कर लेना, देखिए यहाँ पे रेड टिक बना है। और दूसरा मैंने कहा था कि आपको एक की कंडीशन याद रखिए, यहाँ पे भी देखिए रेड टिक लगा हुआ है। ये क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने बोला है कि ये कैसा जा रहा है हमारा नॉर्मली, ठीक है। यहाँ से आई एंगल से जा रहा है बट वहाँ से नॉर्मली जा रहा है। नॉर्मली मीन्स क्या है, यही वाला मैंने कहा था कंडीशन याद करिए कि अगर वो बना, मैंने वहाँ पे ऐसा बोला भी है कि अगर वो बनाएगा भी तो इसी कंडीशन से बनाएगा। और एक्चुअल में क्या है, यही कंडीशन है ये, क्योंकि इसमें भी रे क्या है एक्चुअल में नॉर्मली क्या होती है, रिट्रेस हो जाती है, तो ये एंगल क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और मैंने इसमें बताया था कि ये याद करना है, बट ये वाला जो जितने भी फॉर्मूले इसके अलावा बनेंगे ये आपको याद नहीं करना है। मैंने आपको ये याद कराया था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। अब यहाँ से आर डैश क्या हो जाता है, 0 मीन्स ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आर हो गया, सिंपल, ठीक है। फिर क्या है, स्नेल्स लॉ मैंने याद कराया था, मैंने 2 इक्वेशन याद कराई थी, स्नेल्स लॉ और एक ये। मैंने कहा था अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए स्नेल्स लॉ या तो फिर यहाँ से, इसके अलावा कुछ मत याद करिए, कोशिश करिए इन्हीं से अपना आंसर लाने की। तो ये क्या हुआ है, एक्चुअल में यहीं से अपना आंसर आ गया। ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया था, आर लिख दिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ मीन्स यहाँ पे क्या है, एयर है ना, तो साइन आई मीन्स यहाँ पे एयर है, ठीक है, म्यू इंटू साइन आई। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एयर है, यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूँ। स्नेल्स लॉ ए इक्वल टू आर है, तो मैंने ये याद कराया था, यहाँ से तो ये आ गया। फिर मैंने कहा था कुछ भी आए तो आप स्नेल्स लॉ पे जाइएगा, इसके अलावा प्लीज मैं पूछ ही नहीं सकता था, ठीक है। मैंने वहीं पे नोटिस किया था, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा स्नेल्स लॉ, तीसरा ये मैंने कहा था आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, तो यहाँ से आ गया ए इक्वल टू आर,
अब यहाँ पे ए इक्वल टू आर आ गया, और हमको पता ही होता है यहाँ पे क्या है, ईयर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू साइन आई इसको लिख दिया, और इसको म्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, ये अगर ए बन गया तो साइन इंटू ए। अब ये कह रहा है कि प्रिज्म एंगल क्या है, स्मॉल है, तो साइन क्या हो जाएगा, लगभग आई के बराबर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू है। तो सीधा सीधा ऑप्शन उठ के आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसको सॉल्व करना, बट हाँ उस समय आपके माइंड पे ट्रिक नहीं कर रहा होगा कि क्या करें इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, YDSC एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आया था। YDSC एक्सपेरिमेंट में जब मैंने इंटरफेरेंस बताया था, मैंने कहा था यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रिंज विड्थ, और जब मैंने डिफ्रैक्शन पढ़ाया था वहाँ पे मैंने कहा था आपको खाली खाली याद रखना है एंगुलर विड्थ, ठीक है। मैंने कहा था क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा तो यहीं से देगा, और एक्चुअल में दिया इंटरफेरेंस का फ्रिंज विड्थ। और मैं हमेशा पढ़ाते टाइम ये भी कहा था कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो मैंने ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन में से एक क्वेश्चन मैंने बोला था, या यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ से आ गया, ठीक है। एक्चुअल में सीधा इसने फॉर्मूला से दिया है, इसने बोला ये डबल कर देते हैं, ये हाफ कर, तो ये हाफ करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, फिर इसको डबल करेंगे फिर ये डबल हो जाएगा, तो कितना टाइम हुआ एक्चुअली में, 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस हाँ ये था कि फॉर्मूला आपके पास ट्रिक करना चाहिए था कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता क्या है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हमारा कैपलरी से आया, कैपलरी मैंने जब सब कुछ पढ़ा दिया था, आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाइएगा फ्लूइड मैकेनिक्स वाले में, ठीक है। ये कैपलरी का जूदी जो हमारे पास जूदिन्स लॉ था, ये मैंने लास्ट में बताया था, ठीक है। मैंने कहा था हो सकता है बहुत सिंपल पेपर बना के यहाँ से दे दे, ठीक है, एकदम लास्ट में जब मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर डाला है उसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला ये लिखवाया था, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया जूदिन्स लॉ में, हाइट दिया है बाद में, एक्चुअल में उसने मास दे रखा है, इससे थोड़ा सा एक कदम आगे चला गया, ठीक है। हाइट दे रखा है मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम आ गया तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि हमें पता होता है यहाँ पे रो क्या होना है, कांस्टेंट, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना है, r स्क्वायर h, ठीक है। बस यही प्रोपोर्शनलिटी, बट इससे पहले क्या h पता होना चाहिए, h के लिए क्या पता होना चाहिए, जूदिन्स लॉ, ठीक है। तो मैंने ये लास्ट में मैंने बताया था। वैसे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स भी काफ़ी छोटे में ख़त्म किया, ठीक है। हमारे रिवीजन जो भी 10 डेज में हुआ है वो हमने छोटे में कवर करने की कोशिश किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाया ही नहीं था, ठीक है। कोशिश हमने यही की थी कि हम जो है थोड़ा सा अगर कम मेहनत करके ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते 10 दिनों में, ठीक है। वही हुआ है एक्चुअल में, जो भी जिसने भी अगर देखा होगा वीडियो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा उसके फॉर्मूले पूरे रिवाइज थे, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आया नहीं। अब ये क्या है, यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस पूछा है, अभी तक जो आया था चेंज इन लेंथ आया था, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया। अब इसने यंग मॉड्यूलस पूछा है, तो क्या करना है, वाई को इधर करना है, डेल्टा एल को इधर करना है, बस। और मैंने जब वहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे टू और बाई शब्द का यूज़ किया था, वहाँ पे आप पढ़िएगा। जब मैंने टू कहा था तो मैंने कहा था फाइनल वैल्यू है, और जब मैंने बाई कहा था तो मैंने कहा था ये इंक्रीज है, मीन्स फाइनल वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या टू है, टू मीन्स क्या दे रखा है, फाइनल मीन्स L1 क्या दे रखा है यहाँ पे L प्लस एक्स, यही तो चेंज है x, तो x इक्वल टू क्या L1 माइनस L, ठीक है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस यहाँ पे हमें जो है, वैसे भी ऑप्शन भी ऐसे दे रखा है कि हम आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। हाँ बट आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप अगर L1 को अगर आप चेंज मान लेते, ठीक है, तो मैंने इस से टू और बाय शब्द का यहाँ पे यूज बताया था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ये नहीं जानते टू और बाय तो आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने पक्का है कि यहाँ पे गलत किया होगा, ये सीधा सीधा चेंज समझे होंगे कि ये क्या दे रखा है डेल्टा एन, डेल्टा एल जो है सीधा सीधा L1 दे, नहीं वो चेंज नहीं है, वो फाइनल वैल्यू दे रखी है, वो चेंज हमको निकालनी है, और मैंने नोटिस किया था यहाँ पे टू और बाय शब्द के यूज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब फिर से ट्रांजिस्टर का आया था, तो पूछा है कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे हमसे डोपिंग से रिलेटेड है, डोपिंग और यहाँ पे साइज से। तो ये देखिए मैंने जब ट्रांजिस्टर में मैंने एक तो वो बताया था पीएन जंक्शन डायोड में ये, और ट्रांजिस्टर में मैंने जैसे शुरू किया था मैंने ये टेबल बनाया था, ठीक है। और टेबल में आप देख सकते हैं डोपिंग और साइज मैंने दोनों कंपेयर करा के रखा था, ठीक है। 1 मिनट का लेक्चर ये वाला था हमारा, ठीक है। ये जब आप मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट वाले लेक्चर में जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर में मैंने, और अगर इसके अलावा अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वाला भी आ जाता, कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई थी कि आप खाली अल्फा बीटा याद करिए, बाकी कुछ मत याद करिए, ठीक है। वो आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आप नहीं देखे हैं फिर भी आप देखिए उसको दोबारा जाके, कि बाय चांस अगर आपके दोबारा क्वेश्चंस करने हो कॉन्फ़िगरेशन वाले तो वो आपको फार्मूला रटना ना पड़े, क्योंकि वो मैंने 2 मिनट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन खत्म किया था। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चला था, फॉर्मूले फिक्स से पूरे के पूरे होने हैं, ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन फंसेगा वहाँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे, तो वो आप लेक्चर जरूर देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन वाला।
अगला ये क्वेश्चन आया था हमारा सीधा बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी में ये पूछा है एनर्जी इक्विवेलेंट 0.5 ग्राम, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत लोग किए भी होंगे, बट एक गलती किए होंगे यहाँ पे। जो भी निकाले होंगे वो सोचते हैं कि हमेशा हमारा आंसर किस में आता है, एएमयू में आता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे जब बताया था, जब मैंने कहा था मास जब एएमयू में, वहाँ पे जब मेरा पढ़ेंगे आप, तो मैंने कहा था ये अगर एएमयू में दिया, ऐसे मैंने ऐसे ही डिनोट किया एज इट इज़। मैंने कहा जब ये अगर एएमयू में दिया है तो ये किस में आएगा, एएमयू में आएगा। फिर मैंने कहा था इसको चेंज करना पड़ता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने कहा था अगर जूल पूछेगा तो जाना है आपको आगे, ठीक है। मैंने सेम एज इट इज चला है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे ही चला है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, सीधा सीधा ग्राम में दे रखा है, तो हमारा आंसर किससे है, जूल में आएगा। बट गलती यहीं पे किए होंगे आप लोग, मैक्सिमम लोग उसको एएमयू मान के फिर इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहीं पे गलती हुई होगी आप लोगों से, ठीक है। यहीं पे फिक्स है। और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करते होंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेशन जानबूझ के अपनी लंबी कर रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको एक केवल ध्यान देना था बस। लेक्चर जो है मैंने कभी भी, मैंने रिवीजन लेक्चर जो भी मैंने करवाए हैं उसमें मैंने एक चीज़ फोकस करने की कोशिश की थी, आपका क्वेश्चन मेनली बनेगा कहाँ से, और अगर आपका क्वेश्चन वहाँ से बना तो आप गलती कहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे गलती आपकी यहीं पे होगी, और मैक्सिमम लोग की गलती यहीं पे होनी है, इसी वजह से उनका आंसर आया नहीं होगा। बट यहाँ पे जो भी सोचा होगा कि अगर डेल्टा एम ग्राम में दे रखा है सीधा जूल में आएगा, तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा लाइट विद एवरेज फ्लक्स, ठीक है। अब एरिया दे रखा था, यहाँ से हमको पूछा था एनर्जी, तो यहाँ से एक्चुअल में क्या दे रखा है। अच्छा, मैंने मॉडर्न जब पढ़ाया था, तो मॉडर्न जब मैंने ये सब फॉर्मूले जितने भी है कॉम्प्लिकेटेड ये सब, ठीक है, ये मैंने वैसे कहा था खाली आपको ये याद करना है। बट मैंने कहा था इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे N/T, N/TA, कुछ भी आपको दे सकता था। मैंने कहा था इसमें आपको क्या देखना है, जब आप देखेंगे वहाँ पे लेक्चर, तो आप मैंने एक चीज़ बोला था कि आपको अगर मॉडर्न में कुछ ना आए समझ में, ठीक है, कुछ भी ना आए, तो आप इसके यूनिट पे जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट पे मैं चला जाता हूँ सीधा, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन सीधा क्या दे रखा है, P/A की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एरिया की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी पूछी है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप इंटेंसिटी, यहाँ पे हम लोग क्या दिखते हैं, यहाँ पे P/A वाट पावर अपॉन एरिया, तो पावर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, E/T/A। तो यहाँ पे ए दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसकी वैल्यू देगा, एनर्जी पूछी है। तो मैंने यही कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है मॉडल में, आप उसका जाके यूनिट देख लीजिए, ठीक है। तो यूनिट से भी अगर आप देख लेते तो आपका यहाँ पे काम बन जाता। अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ मीन्स हमारा मॉडर्न से ही आया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब मैंने मॉडर्न पढ़ाया था तो वहाँ पे वैसे मैंने सबके लिखा रखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा, सबके लिखा रखे थे। बट मैंने एक चीज़ बताया था, फॉर्मूला याद करना, वहाँ पे फिर मैंने यही बोला है, फॉर्मूला याद करना, लेकिन याद करने के साथ साथ उसके देख लेना एप्लीकेशन का, मतलब अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे अप्लाई तो कर देना, बट याद रखना ये किस में होता है, एंजेस्ट्रॉन में होता है। और ये देखिए इसने किस में, नैनोमीटर में दे रखा है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे बोली थी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मैंने कहा था क्वेश्चन तो एज इट इज फॉर्मूले पे बनाएगा, बट यहाँ पे यूनिट में लोचा करेगा, ठीक है, वही किया उसने। नैनोमीटर दिया, आप लोग सीधा नैनोमीटर रखते होंगे, आपका यहाँ पे बराबर कैलकुलेशन आता ही नहीं होगा। आपका कैलकुलेशन कुछ आ रहा होगा 10⁻³ आता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिए जो भी हमने रिविजन्स करवाए थे वो काफ़ी अच्छे थे, और मैंने सीधा रिविजन्स का काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम में पता चलता है हम गलती कहाँ कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। जब आप ये लेक्चर देखिएगा एक बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैंने ये बात बोली है कि आपको मैंने यही बोला है, मॉडर्न में, पूरे मॉडर्न में यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यहीं पर मैंने बोला है। और कभी भी आप क्वेश्चन करिए तो आप अप्लाई बाद में करिए फॉर्मूला, बट अप्लाई करने से पहले सोचिए उसमें यूनिट कैसी थी, ठीक है। जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे λ=, जैसे मैंने वहाँ पे हमेशा बताया है, λ= यहाँ पे 12,400 पॉन, यहाँ पे ई लिखते थे। बट मैंने कहा था लैम्डा किस में आता है, ये एंजेस्ट्रॉन में आता है, ये किस में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था यही। वैसे मॉडर्न मैंने कहा था हर जगह एंजेस्ट्रॉन ही रखेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न से क्वेश्चन था हमारे पास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मॉडर्न का ही है। लिखा था फ्रीक्वेंसी ये सब दे रखा था, ठीक है, 1.5 टाइम। अब यहाँ पे हमसे पूछा करंट बताना है, करंट कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पूछा करंट कितना हो जाएगा जब हमारा फ्रीक्वेंसी हाफ हो रहा है, इंटेंसिटी डबल हो रहा है। मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ाया था कि म्यू का रिलेशन वी से है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला था, म्यू का रिलेशन वी से, आई का रिलेशन आई से है, ठीक है। और ये दोनों का देखिए मैंने यहाँ पे बाद में ऐसे काटा था, मैंने कहा था आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है। यही जो मैंने ट्रिक बताई थी कि जैसे वी और म्यू क्या हो रहा है, आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, और आई क्या होता है, मैच हो रहा है, और ये दोनों का आपस में कोई नहीं है। यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैंने मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही खत्म किया था और ये बताया था, उसके बाद मैंने ग्राफ बता दिया था, बस हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वहीं पे खत्म हुआ था। तो इंटेंसिटी डबल कर रहे तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एज इट इज सीधा सीधा हमारा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पे क्या आ रहा है, आई, तो करंट पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछता तो हमारा तब भी तैयार था यहाँ पे, तब भी हम लोग तैयार करके। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको रब करके दिखा दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लू टिक करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था अगर आपको ये भी ना याद है लेकिन आप ये जरूर याद करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या करंट। तो इसी मैंने कहा था ये आप कम से कम याद करके जाइए, और यहीं से क्वेश्चन भी बना दिया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फेज डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एसलेशन एसएचएम का क्वेश्चन है। एसएचएम में जाइएगा, जस्ट 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद एक हमारा पॉइंट आएगा, वहां पे मैंने सबसे पहले ये वी एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट, पहले तो मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया था, बाद में मैंने तीनों एक साथ लिखा। उसके बाद में मैंने कहा था ये देखिए यहाँ पे एक मैंने ये टेबल बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आगे चल के यहाँ पे जब आप लेक्चर देखेंगे तो ऐसा नहीं मैंने यहीं पे छोड़ रखा था, अगर आपका फोर्स भी पूछता तब भी तैयार था, क्योंकि मैंने इसके आगे ही लिखा था फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, मैंने इसके आगे ऐसे एफ क्या लिखा था, ये भी 180 बनाया था, ऐसे लिखा था। ठीक है, आप जाके लेक्चर एक बार चेक करिएगा। तो वहां पे मैंने ये कहा था कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। और एक्चुअल में क्या हुआ, इसने यही पूछा 180 की जगह इसने क्या दे दिया, पाई दे दिया। बस इसने यही पूछा कि बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है डिस्प्लेसमेंट इसलिए, तो ए और एक्स के बीच का कितना है 180 डिग्री मींस पाई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वी और एक्स के बीच का पूछता तो 0 डिग्री, ये मैंने बोला था। ठीक है, तो ये जो भी मैंने लेक्चर करा रखे थे एसएचएम में, वहां से तो हमने डॉपलर इफेक्ट में भी देखे, एज इट इज क्वेश्चन आया, ये देखिए ये तो सीधा उठ के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैंने जस्ट खाली कंडक्टर सेमीकंडक्टर पढ़ाया और मैंने कहा था इसका क्यों क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, इसका क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक्चुअल में प्लस के साथ ही क्या माइनस होता है, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, माइनस। तो मैंने ये कहा था देखिए यहाँ पे नेगेटिव। इसका अगला ही क्वेश्चन आपके पास ये आने वाला, ये ग्राफ आने वाला। तो एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर, एक क्वेश्चन कंडक्टर, दो क्वेश्चन यहीं से आपका बना डाला। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, काफी बार आ चुके हैं क्वेश्चन, फिर भी बच्चा क्या है फ्लो में गलत कर सकता है यहाँ पे, लेकिन लास्ट लेक्चर अगर आप रिवाइज करके गए होते तो शायद गलत होने के चांसेस कम थे। अब यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर से आ गया। ठीक है, तो कैपेसिटर में यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लू टिक किया है। मैंने कहा था आपको ये नहीं याद करना, अगर याद होता है तो अच्छी बात है रिवीजन के टाइम में, क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले पे फोकस नहीं कर रहे थे। मैंने ये बोला था अगर आपको याद होता है सही है, वरना देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू टिक कर रखा है, मैंने कहा था ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार एयर में दे रखा है, मीन्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या के साथ सी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे के तो हमारा आ जाएगा। फिर वही बात जैसे यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड में आया था, म्यू आर हमने निकाला था ना, म्यू अपॉन म्यू नॉट, सेम चीज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। और ये मैंने कहा था कि शुरू में ही मैंने पढ़ाया था, ये जब भी मैंने शुरू किया मैंने यही पढ़ाया। तो ये समझिए कि आपके दो क्वेश्चन तो एज इट इज प्लस पॉइंट थे, बस आपको क्या थे, दोनों में सेम चीज पूछा था। उसमें भी पहले आपको म्यू आर निकालना था, इसमें भी पहले आपको के निकालना था, फिर क्या, फिर आपको एप्सिलॉन यहाँ पे चाहिए था और इसमें म्यू चाहिए था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके एज इट इज है, बट फॉर्मूला कहाँ पे पहला स्टेप चेंज होता है, यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्मूला, वहाँ पे आपको काईएम का फॉर्मूला आता था। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला। तो हमारा जो लास्ट मिनट का रिवीजन था वो काफी फायदेमंद हुआ है। यहाँ पे देखते हैं अगला। अब यहाँ पे सर्टेन रीजन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको जरूरी नहीं है कि आपको, मैंने जब हॉलो स्फीयर पढ़ा था मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि स्फीयर ही बना के दे, वो आपको कोई भी बॉडी दे सकता है, बस उसने यहाँ पे क्या कह दिया, स्पेस कर दिया। मतलब हमारे पास कोई वॉल्यूम है, उसके अंदर इतना स्पेस हो रहा है जिसका वॉल्यूम 0.2 है। ठीक है, मीन्स क्या है कि स्फीयर है जिसके अंदर वॉल्यूम इतना है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तो होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। ठीक है, अगर हम नहीं भी आता है आपको तो यहाँ से देख सकते हैं पोटेंशियल क्या है। फिर ये मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था इसी का जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है ये। उससे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टिक भी कराया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल्का सा टिक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको टिक दिख रहा है मैंने कराया था, मैंने कहा था यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में क्या है, ये कांस्टेंट है भी, तब भी क्या होना है, 0 हो जाना है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो मीटर, हाँ मीटर ब्रिज का। ठीक है, मीटर ब्रिज का जो आया था, मीटर ब्रिज में मैंने हमेशा ये चीज नोटिस किया है। ठीक है, मैंने हमेशा यही चीज नोटिस किया था, मैंने कहा था कि आपको मीटर ब्रिज का सर्किट ये सब दुनिया भर की चीजें नहीं याद करनी है, मैंने ऐसे लिखवाया था। जब आप इससे जस्ट 2 मिनट पहले अगर लेक्चर देखेंगे आप, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले,
हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ऐसे मैंने बताया मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मैंने ऐसे कराया, इसमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमको यही यूज करना था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस दिया है और ये क्वेश्चन हमारा पिछले लेक्चर में शायद थोड़ा छूट भी गया था, इसको मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड लेफ्ट गैप। अब क्या हमारे पास ये लेफ्ट गैप में, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस वायर जिसका अब यहाँ पे लेफ्ट वाला दे रखा है हमारे पास, पिछली बार लेफ्ट वाला तब भी लेफ्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए कहा था R, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट गैप में 10 ओम दे रखा है, ठीक है, और राइट गैप में क्या दे रखा है, कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। अच्छा यहाँ पे भी लेफ्ट गैप क्या अननोन दे रखा है, लेफ्ट गैप सेम एज इट इज, फिर तो क्वेश्चन ही मैच कर गया। R क्या था, यहाँ पे भी अननोन था, यहाँ पे भी हमने अननोन मान लिया, और राइट गैप में यहाँ पे 10 ओम दे रखा था, ठीक है, 10 ओम यहाँ पे दे रखा। फिर क्या बोला है यहाँ पे, रेशियो आ रहा है इनका 3:2, तो मैंने कहा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन R/10 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इससे क्या पता चल रहा है, R जो हमारा है वो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, और कितना होगा वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है, ये 15 ओम आ रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जो कर रहा है, वायर का लेंथ कितना कर रहा है यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर इसका है, ठीक है, मतलब 15 ओम का कितना दे रखा है रेजिस्टेंस, अरे लेंथ 1.5 मीटर, तो हमसे कितना पूछा है 1, तो फिर वापस से R इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स 50 ओम का हमारे पास दे रखा है 1.5 मीटर, तो हमसे बताना है 1 ओम का कितना होगा, मीन्स ये x, ठीक है। फिर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीटर ब्रिज में मैंने कहा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप एक ही याद करके जाइए, पोटेंशियोमीटर में मैंने कहा था V डायरेक्टली, आप ये याद करके जाइए, कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। यही से क्वेश्चन होता है, x इक्वल टू यहाँ से दिख रहा है कितना आ रहा है, यहाँ से 0.1 मीटर, मीन्स कितना आ रहा है 10⁻⁻, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही था, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन में छूट गया था, ठीक है, स्किप कर गए थे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से भी एज इट इज क्वेश्चन उठा लिया है। अगला क्वेश्चन देते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स वैसे बहुत टफ थी, बट मैंने जब आप देखेंगे मैकेनिक्स तो मैंने एज इट इज सिंपल चीज़ें कराई थी, ठीक है, और मैंने कहा था लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत देखो, आप इतना ही देख के जाओ, क्योंकि मैकेनिक्स जब मैंने पढ़ाया भी था तो मैंने उसमें 50 क्वेश्चंस करवा रखे थे, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कराए, 3 घंटे का वो हमारा लेक्चर बना था, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, और उसमें मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं, उसमें मैंने हमेशा सिंपल चीज़ें कि आपको कुछ नहीं आता तो आप इतना पढ़ के, पुली वाला जब करेंगे तो मैंने तो पहले प्रूफ करवाया है, बट मैंने लास्ट में यही चीज़ बोली, आप इस पुली के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों याद कर लीजिए, ये लिखा था मैंने, और इसी पे फॉर्मूला उठ के आ गया, ठीक है। डेल्टा m/m टोटल, तो यहाँ पे क्या है 6 - 4 2 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, मीन्स 5, तो g/5 सीधा सीधा यहाँ से उठ के क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो पुली में मैंने कहा था आपको एक ही पुली याद करना है, मैंने वहाँ पे ये शब्द बोला है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे मैकेनिक्स में, पुली कई कंडीशन बना सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम चांस है यहाँ से बनाएगा, आप इसको सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेविटेशन में ये हाइट पे जाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सीधा सीधा यहाँ से फॉर्मूला आ गया था ग्रेविटेशन वाला, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन। अगला जो हमारे पास ये आ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कलर कोडिंग का। अच्छा कलर कोडिंग मैंने वैसे पढ़ाया नहीं था, बट मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने इस वजह से दिया था, मैंने ये कहा था ये जो है पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे ही मैंने लिखा है, ये 10 टू पावर डिनोट करेगा और ये परसेंटेज डिनोट करेगा, ठीक है, परसेंटेज। तो मैंने कहा था अगर आपको नहीं आता है तो आप परसेंटेज में पावर देखें, और मैंने वहाँ पे 3-4 का बोला था याद करना, ब्राउन का मैंने कहा था, रेड का कहा था, मैंने येलो का कहा था, मैंने कहा था इतना तो याद करके जाना। तो यहाँ पे ब्राउन और येलो दे दिया, ठीक है, ब्राउन का मैंने कहा था 1 होता है, येलो का मैंने कहा था 4 होता है, तो यहाँ पे दे दिया, हमारा तो 2 ऐसे कर दिया, तो ये 4 हो गया, और ये 10, और क्या होता है थर्ड डिजिट पावर होता है, तो ये 10 टू पावर 1, तो अपने आप दिख रहा है कौन सा होगा, ये 10 टू पावर क्या 4 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है येलो, वायलेट का आपको पता भी ना हो तब भी आपके क्या हो रहा है यहाँ पे आंसर। हाँ मैंने परसेंटेज कहा था, गोल्ड के लिए मैंने कहा था 5%, सिल्वर के लिए मैंने कहा था 10%। मैंने यहाँ पे ये 2 चीज़ें, तो यहाँ पे मैंने कहा था ब्राउन येलो, और यहाँ पे मैंने कहा था ये नोटेशन याद रखना, ठीक है, ये नोटेशन मैंने कहा है वहाँ पे, ठीक है। आप उसको एक बार लेक्चर जाके देखेंगे तो वहाँ पे मेरा नोटेशन मिलेगा कि मैंने नोटेशन पे कहा है पहला डिजिट, दूसरा डिजिट पावर है, और मैंने इसके लिए कहा था अगर आपको नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने ये लगभग 6 या 7 डे करवाया है, तो मैंने ये कहा था अगर आप रेजिस्टेंस ऐसे बनता नहीं है, लेकिन अगर मैंने कहा था बनेगा तो आप एक दिन पहले देख के जाइएगा, मैंने ये भी बोला है वहाँ पे कि आप इसको, मैंने क्यूब वाला क्वेश्चन, एक जो क्यूब वाला हमारे कुछ वैल्यू थे, ठीक है, 7/6 आर ऐसा कुछ था, 5/4 आर, ठीक है, ऐसा जो ये डायगोनल को लॉन्ग स्केल हो, तो
तो मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन मैंने लास्ट में करा, मैंने कहा था इसको जस्ट आप एक दिन पहले देखना, ये नहीं कि 4 दिन पहले, क्योंकि आप भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये मैंने वहाँ पे कह रखा था। अगला क्वेश्चन वापस से रेजिस्टेंस का आया वहीं जहाँ से, तो मेरे इस वाले पेज से 2 क्वेश्चन बन के आए थे, ठीक है। इस वाले पेज से ही आप देख सकते हैं, एक तो अभी हमने कहा सेमीकंडक्टर का क्या होता है अल्फा नेगेटिव, और एक देखिए ये वाला ग्राफ दिया था, पूछा था बताओ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद कॉपर। तो कॉपर क्या है यहाँ पे, कंडक्टर है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा था फिलहाल, कॉपर यहाँ पे नाइक्रोन लिखा था। तो कॉपर क्या हमारे पास कंडक्टर है, और इसका कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सॉरी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा ये एक पेज से जो है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वहाँ से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस मैच कर गए, ठीक है। तो ये था फिजिक्स का पेपर का हमारा एनालिसिस जो हमने लास्ट 10 डेज में रिवीजन करवाया था। तो रिवीजन का अगर जो भी जिसने भी देखा होगा उसका काफ़ी फायदा मिला है, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, फिलहाल जो बचे हुए वो भी मैंने कराए हैं, बट मैंने वहाँ पे क्या है मुझे मिला नहीं है उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन आया था, ये 5 किलोग्राम दे रखा था, 10 किलोग्राम दे रखा, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, तो पूछा था 5 से यहाँ पे सेंटर, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी, जिससे भी निकालना उसका अपोजिट मास, मीन्स यहाँ से निकालना है तो हम इसका अपोजिट मास 10 लेंगे 1 अपॉन टोटल मास, तो यहाँ से 2/3, बस यहाँ पे हमारा मीटर आ रहा था, उसने सेंटीमीटर में दे रखा था। ये क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए नहीं है, और भी क्वेश्चन आए, बट हमारे जितने पॉसिबल थे स्क्रीनशॉट मैंने उसको कवर करने की कोशिश, 30 मुझे मिल गए। उसके अलावा जब आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स मेरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट, मैंने ऐसा बताया, रिजॉल्विंग पावर का मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 1.22 लेमडा बाय ए, मैंने ये ऐसा फॉर्मूला लिखा रखा है, सॉरी यहाँ पे ए अपॉन 1.22 लेमडा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला था हमारे पास ए बाय 1.22 लेमडा, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला कह रखा, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट नहीं मिला, सिग्निफिकेंट फिगर में भी मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैंने दोनों बताया है, ठीक है। मैं पेपर एक सॉल्व करा था, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और साथ ही साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बताया था, यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर से आया था। फिलहाल ये क्वेश्चन आप गलत तो करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने बता रखा था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये अगर हम मान के चलें कि सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा भी हमारे ये 30 तो मैंने दिखा दिया, और 2 क्वेश्चन हमारे और है जो कि मैच नहीं, हमें स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया। एग्जैक्टली हम 32 क्वेश्चन मान सकते हैं कि 10 डेज रिवीजन से एज इट इज़ आए, ठीक है। तो रिवीजन का जिसने भी देखा होगा उसको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, ठीक है।